वेलकम बैक। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का विषय है संसद। अगर संसद की बात करें तो संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसमें बताया गया है भारतीय संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगर बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है। अब जो संसद है वह 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो सदन में बैठता ही नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसकी कार्रवाइयों में भाग लेता है। वह संसद के सत्र को आहूत करता है। जो राष्ट्रपति हैं वह संसद के सत्र को आहूत करते हैं, उसे स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद द्वारा पारित सभी विधेयक पर अनुमति देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की तीनों शक्तियां, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक हों, एक ही अंग में निहित नहीं होना चाहिए, वरन अलग अलग होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उसका यह मत था कि यदि सरकार को शक्तियां किसी एक निकाय में निहित होंगी, यदि सरकार की शक्तियां किसी एक निकाय में निहित होंगी तो वह निरंकुश हो जाएगा। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर सकती है और निरपेक्ष रूप में अब्सोल्युटली उसे बिल्कुल भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। इसीलिए उसने यह कहा कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हों और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अंगों का सदस्य न हो। अब एक ऐसा व्यक्ति जो कार्यपालिका भी सदस्य हो, विधायिका का भी सदस्य हो और न्यायपालिका का भी सदस्य हो, ऐसा ना हो। अमेरिका का संविधान इसी सिद्धांत पर आधारित है। वहां सरकार की शक्तियां अलग अलग अंगों में निहित हैं। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, उसे विधायिका और कार्यपालिका की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य
नहीं होते हैं। राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। विधायी शक्ति कांग्रेस में निहित है और न्यायपालिका शक्ति अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में निहित है। किंतु तीनों अंगों द्वारा उनकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था भी की गई है। इंग्लैंड में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अब जो सिद्धांत अमेरिका में लागू है यह इंग्लैंड में लागू नहीं होता है। वहां मंत्रिमंडल के सदस्य कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों के सदस्य होते हैं। ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यायिक शक्ति का प्रयोग भी करता है। जो ऊपरी सदन है ब्रिटिश का वह न्यायिक शक्ति का भी प्रयोग करता है और वह इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय भी है। लॉर्ड चांसलर न्यायपालिका का प्रधान होता है और साथ ही वह कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संविधान की भांति ही शक्ति पृथक का सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होता है जिस तरीके से अमेरिका में लागू होता है। भारत में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक होता है। कि यदि आप मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विधानमंडल का सदस्य होना पड़ेगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जो एक न्यायिक कृत्य है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 123 के अधीन अध्यादेश जारी करके विधि बना सकता है जो विधायी शक्ति है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का अलग अलग होना संभव नहीं है। यद्यपि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भारतीय संविधान में कठोरता से लागू नहीं किया गया है किंतु इस बात पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि सरकार का कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए। इसीलिए संविधान में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानीपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि उनके संविधान विरुद्ध कार्यों को अविधिमान्य घोषित करके उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करें। यदि कोई कानून बनाता है विधानमंडल, इसके लिए पुनर्वलोकन की व्यवस्था की गई है जिससे कि ऐसा कोई कानून न बन पाए जो विधि विरुद्ध हो।